हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हमारे साथ है रवि तोमर, जिसकी अभी जो है रिसेंटली जो आपका यूपी पॉलिटेक्निक एग्जाम का जो फाइनल सिलेक्शन में इनकी जो रैंक आई है वो 62 आई है। ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया में 62 रैंक लेना बहुत बड़ी बात है। जो बच्चे ये सोचते हैं ना वैकेंसी बहुत कम है, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका एग्जाम्पल जो है ये सारे बच्चे यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन आपको इतनी अच्छी जॉब में सिलेक्शन के लिए। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू। जो मेरा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि भाई आप अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दें कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, बैकग्राउंड है, ये सारी चीजें है ना। ओके, सबसे पहले तो मैं सभी को हेलो बोलना चाहूँगा। और मेरा नाम रवि तोमर है एंड आई बिलोंग टू यूपी एंड बागपत डिस्ट्रिक्ट। हम्म। सो मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैंने 2012 में जो है अपनी बीटेक पास आउट की थी। उसके बाद में मैंने गेट प्रिपरेशन की 2-3 बार, मेरा क्वालिफाई भी हुआ, लेकिन आईआईटी नहीं मिला तो मैंने प्राइवेट जॉब में एंटर कर दिया था। और मैं लास्ट 6 to 7 ईयर से वहीं पे एज अकाउंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ एक था कि एक्चुअली मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है मैम, तो उसमें क्या है कि मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब में है। हम्म। मेरी दोनों सिस्टर है वो टीचर है, मेरा भाई जो है यूपी पुलिस में है, और मेरे जिया जी भी साइंटिस्ट है डीआरडीओ में। और मीन्स मोस्टली सब लोग गवर्नमेंट जॉब में है, तो एक लग जाता है कि मुझे भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। हालांकि प्राइवेट अच्छी चल रही थी, लेकिन मैं अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करता रहा। मैंने और भी एग्जाम्स दिए। तो जैसे ही एलटी ग्रेड आया, अपनी ब्रांच का था कंप्यूटर साइंस का, जो आज तक बीटेक में पढ़ा, प्रिपरेशन की सब कुछ वही था, डोमेन भी सेम था। तो मैंने इसलिए इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी जब भी एग्जाम आया था। ओके। तो एक तरीके से आपका देखा जाए तो काफी लंबा गैप रहा है। 2012 में आपका बीटेक हुआ, उसके बाद चलो आपने 2 साल प्रिपरेशन किया, लेकिन या 2014 के बाद 2022 में आपका जो है अभी जॉब में सिलेक्शन हुआ है। तो 8 सालों यस का मैडम। गैप, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम हमारा 8 सालों का गैप हो गया है, 10 सालों का गैप हो गया है, अब कैसे पढ़ाई शुरू करें। तो आप यहाँ पे उन बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि भाई किस तरीके से गैप वाले बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। यस मैडम, जॉब ज्वाइन कर ली तो अब वो प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बट ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में तुम 9 से 10 घंटे दोगे, लेकिन उससे अलग भी तुम्हारे पास 14 आवर्स बचे हैं। हम्म। उनमें से डेली 1 आवर्स भी पढ़ाई करोगे ना तो भी आपका हो जाएगा। 1 घंटा भी बहुत होता है पढ़ने के लिए, अगर मन से पढ़ रहा है कोई बैठ करके। तो हम्म। मैंने वही किया, मैं अपनी बुक्स वगैरह हमेशा साथ रखता था। नोएडा जॉब करता था मैं, तो मैं कंटिन्यू पढ़ता था। मुझे लगता था कि आज नहीं तो कल जॉब तो लेनी है। प्राइवेट में अप्रेजल होता जाता है टाइम टू टाइम, 1 लाख 2 लाख सैलरी खूब अच्छे से मिलती है। हम्म। लेकिन एक जिसकी बैकग्राउंड ऐसी होगी, घर में सब उसी लाइन पे है, तो उसे सेटिस्फेक्शन गवर्नमेंट जॉब से ही मिलता है। थोड़ी हमारी सोसाइटी भी ऐसी हो गई है कि गवर्नमेंट जॉब भी अच्छी लगती है सबको। हाँ, ये तो तो है। अगर लड़की फाइनली, जाती है तो मतलब हाँ चलो सरकारी में है। ये यस सबकी यस बिल्कुल। मेंटालिटी बिल्कुल भाई। हाँ, तो फाइनली है, इतने दिनों बाद मुझे सक्सेस मिली जो पढ़ा, तो इसके लिए मैं थैंक्स टू गॉड ये हो गया। और ये यूट्यूब पे जैसे कि आप ही का चैनल है, सबसे पहले मुझे आप ही के चैनल के बारे में पता चला था। मेरा एक फ्रेंड है आनंद, उसने बताया था। तो वहाँ पे हर एक टॉपिक को देखना कि इस टॉपिक में क्या है, इस टॉपिक में क्या है, इस सब्जेक्ट में क्या है, और वैकेंसी की डिटेल आप सबसे पहले देती है जब भी नई वैकेंसी आती है। तो उससे एक मन बना रहता है, मोटिवेशन मिलता है कि नई वैकेंसी आई है कि यहाँ प्रिपरेशन करना है इसका। वरना बहुत सारे मेरे साथ मेरे कलीग्स हैं, उनको पता ही नहीं चलता कब में फॉर्म आए और कब चले गए। वो मिस कर देते हैं, फॉर्म ही फिल नहीं करते। तो ये भी बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है मैडम इस चीज से। इसके लिए मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। वेलकम भाई। थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसे चलो गैप हो गया, उसके बाद या आपकी जो जॉब थी आप ऑफिस में जाते थे, आपका होमवर्क तो था नहीं है ना, आप ऑफिस या में जाते थे, देन आप साथ के साथ पढ़ाई करते थे। तो यहाँ पे जो या आपने जॉब के साथ जो है पढ़ाई को कैसे मेंटेन किया, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरार में सिलेबस आपका बहुत ज्यादा था। हेलो। तो एक तो बच्चे सिलेबस देख या के डर गए थे कि पहले में 9 सब्जेक्ट है, सेकंड में बहुत 10 है, ज्यादा हम था। कैसे करेंगे। तो आपने जो है जॉब के साथ कैसे इन चीजों को मेंटेन किया। एक्चुअली मैडम, इस एग्जाम जो था ये बहुत जल्दी हो गया, प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम मिला। तो हम्म। बोलने को बोल सकते हैं कि हमने 1 से 2 महीने प्रिपरेशन की, सिलेक्शन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। यही सारी चीज मैं पिछले 8 साल से पढ़ रहा हूँ। उन्हीं का मैंने सिर्फ रिवीजन किया एग्जाम आने के बाद में, लेकिन उनकी तैयारी मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ।
एक तो मेरा जो प्रोफाइल था, मैं एज अ एचआर मैनेजर था, तो मैं टेक्निकल हायरिंग में था, हम्म। जावा डॉट नेट ये सब। तो हम्म। उनका मैं इंटरव्यू लेता था, तो काफी बेसिक मुझे याद हो गए थे, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए पहले खुद पढ़ना पड़ता है। हम्म। तो कुछ तो उससे क्लियर हुए, लेकिन जॉब के साथ साथ मैं सारी बुक्स रखता था, टेक्निकल की, गेट की, बीटेक की, कंप्यूटर साइंस की। मैं सबका रिवीजन करता रहता था कि कभी कोई एग्जाम आएगा तो मैं 100% दूंगा। पहले भी मैंने 2-3 एग्जाम दिए, लेकिन मैं बॉर्डर लाइन पर रह गया उनमें। लेकिन गिव अप नहीं किया, मुझे लगा कि करना ही है अभी, कितना भी टाइम लगे मैं प्रिपरेशन करता ही रहूंगा 100%। क्योंकि ये थोड़ी ना है कि भाई ये लास्ट चांस था, अब कुछ होगा नहीं, जॉब तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं, तो कोई लास्ट चांस नहीं होता, करते रहना जब तक नहीं होगा। तो ये इसलिए मैं बात मुझे अपना आपकी कंटिन्यू बहुत रखा अच्छी हूँ। लगी। ये जो आपका हाँ अंदर जी। डेडिकेशन है, क्योंकि 2012 के बाद एक प्राइवेट जॉब में जाने के बाद 6 से 7 साल कंटिन्यू पढ़ना एक बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, एक दो एग्जाम दे के ना ये लगता है कि हमने बहुत पढ़ाई की थी, हमारा नहीं होगा, या हमारी किस्मत खराब है। ये बहुत सारे बच्चों की कहानियां हैं कि भाई एक दो एग्जाम हम्म, दे के बोलेंगे मैम ये हमारा लास्ट एग्जाम था और हमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, अब हम नहीं करेंगे आगे, अब हम कुछ और ही देखेंगे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपसे आपका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है उन बच्चों के लिए कि भाई चीजें चाहे डिले मिले लेकिन मिलती जरूर है अगर आप कंटिन्यूटी और डेडिकेशन के साथ लगे रहते हो तो बहुत बढ़िया। अ, अब यस मैडम। जैसे आपका आपने रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन की, वो आपने हमारे साथ शेयर किया। तो रिटर्न एग्जाम के बाद यस, तो आपका सबसे पहले रिटर्न में मार्क्स कितने आए थे, भाई पेपर 1 एंड पेपर 2 में? एक्चुअली मैम इसमें ये था कि कट ऑफ बोली गई थी कि इसमें 40% मिनिमम होने चाहिए, तो कट ऑफ थी 300। ठीक है। हम्म। तो 300 नंबर पे कट ऑफ थी, तो जो आयोग है यूपीएससी, उसने ना ही तो आंसर की थी हम्म। और ना ही किसी के मार्क्स डिस्क्लोज किए, मार्क्स भी नहीं बताए। हम्म। ओनली जो सेलेक्टेड लोग थे उनकी एक लिस्ट डाल दी, रोल नंबर दे दिया उसमें। ठीक हम्म। है। तो पहला मोटिवेशन तो ये था कि किसी को किसी के मार्क्स नहीं पता था, तो सब इक्वल थे। हम्म। ठीक है। तो सबको लग रहा था कि हमारे पास एक गोल्डन चांस है, रिटर्न क्वालिफाई है। हम्म। अगर मार्क्स दे देते तो जिसके बॉर्डर पे मार्क्स होते, बॉर्डर मार्क्स, तो वो समझ वैसे सकते हो वो इंटरव्यू में उतना ध्यान नहीं देता, बिल्कुल। इंटरव्यू की तैयारी भी नहीं करता हो कि मैं तो बॉर्डर पे हूँ, मेरा होगा ही नहीं। हम्म। तो सब इक्वल थे, तो हमने क्या करा, गूगल मीट पे ग्रुप बनाया। आनंद, अविरल आपके चैनल पे दे चुका है इंटरव्यू, अविरल श्रीवास्तव, आनंद, मनीष भाई थे हमारे। हम 4 से 5 लोग थे, हमने ग्रुप बनाया। ठीक है। हम्म। तो हम उसमें क्या करते थे, 4 लोग इंटरव्यू देने वाले, एक देने वाला, हम्म। डेली। हमारा 2 महीने यही रूटीन चला कि कोई एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करके आओ, हम सब इंटरव्यू लेंगे और आप देंगे। तो उससे क्या है, जो फोबिया होता है ना इंटरव्यू का, वो अंदर से निकल गया। क्योंकि हम डेली ही इंटरव्यू दे रहे थे, ये था कि कुछ भी पूछो इंटरव्यू देंगे। जैसे हम आयोग में गए इंटरव्यू देने, हमें ऐसे लगा कि सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे, जो हमने पिछले 2 महीने में किया वही सब पूछे जा रहे हैं वहां पे। ये है कि उनका पूछने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं। हाई लेवल के सब लोग, जज भी था एक पैनल में, चेयरमैन थे जो हमारे, और आईआईटी के प्रोफेसर थे, तो उनका लेवल अलग ही होता है। लेकिन एक फोबिया, तो शायद इंटरव्यू की वजह से भी सिलेक्शन बहुत लोगों का हो जाता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बॉर्डर पे है तो अब इंटरव्यू देने ही नहीं जाएंगे। नहीं देने जाओगे तो आप 100% फेल हो हम्म। जाओगे, तो आपके चांस है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे में भी एबसेंट हुए, 40 लोग एबसेंट थे 250 में से। तो हम्म। उन लोगों को लगा कि उनका होगा ही नहीं, या जैसे भी जो, लेकिन एबसेंट थे, लेकिन होना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात, क्योंकि ये बहुत अच्छी जॉब है ये। एक यस। लेक्चरर की जॉब बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो अब जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है आप लोगों ने ऐसे ऐसे मिलके की, यानी कि टेक्नोलॉजी का आपने भरपूर फायदा उठाया है सभी लोगों ने। तो या बहुत बढ़िया। तो अब इंटरव्यू में जाने के बाद जैसे वहां पे जो है, जैसे आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए बच्चों का, एक घबराहट डर तो हर किसी को लगता है जो भी इंटरव्यू देने जाता है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। उस डर पे यस, आपने कैसे काबू पाया और वहां पे जाके आपने कैसे आंसर किए? क्योंकि ये जो इंटरव्यू है सिर्फ जो आगे आने वाले जो एग्जाम है, लाइक एनवीएस का एग्जाम आएगा, केवीएस का एग्जाम आएगा, इन सभी में इंटरव्यू होते हैं। तो कहीं ना कहीं यस। ये जो चीजें हैं ये बच्चों को उन एग्जाम में भी हेल्प करेंगी। जरूरी नहीं है कि ये आपका यूपी पॉलिटेक्निक का इंटरव्यू था तो बच्चों को वहां पे काम नहीं आएगा, ये चीजें उनको वहां पे भी काम आएंगी, है ना? तो आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताओ भाई, इंटरव्यू में क्या क्या चीजें रही आप? जी मैम, एक्चुअली मैम मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और गांव में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, सब कुछ यहीं पे हुई। मेरे जो पापा है वो फार्मर है एक,
ठीक है। तो जो मैं इतना इंटरेक्शन नहीं रहा कि मैं बहुत हाई फाई हूँ या बहुत टेक्निकल हूँ या मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। हालांकि जो अपना काम एचआर करता था मैं वो अच्छे से कर लेता था, इंग्लिश बोल लेता सब कुछ। लेकिन एक फोबिया रहता है अंदर की भाई मैं इंटरव्यू को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। इंटरव्यू 1,000 लिए लाइफ में, लेकिन देने फर्स्ट टाइम जा रहा था मैं। तो उसके बाद में जैसे हुआ कि डर डर लग गया, वहां पे चाय रखी थी और टीवी चला हुआ था। तो बस मैंने यही है कि बार बार अपने आप को समझाया कि टीवी देखना है, अच्छे से चाय पीनी है, ठीक है, अपने मन को डाइवर्ट करके रखा। क्योंकि अगर मैं इंटरव्यू के बारे में सोचता रहता तो मैं इतना नर्वस हो जाता, मैंने देखा है वहां कि मैं बोल ही नहीं पाता, अंदर जाके जो आता है वो भी नहीं बोल पाता। बिल्कुल। और जैसे ही इंटरव्यू रूम में आप एंटर करोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपका डर खत्म हो जाएगा कि जो वहाँ पे पैनल होता है वो बहुत मैच्योर होता है। वो जानता है कि ये बच्चा डरा हुआ है। वो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी पूछेगा, बहुत इजी। वो आपको 100% आता होगा, वो पूछ सकता है कि भारत में कितनी स्टेट है, इजी पूछ सकता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ। तो उससे क्या होगा, आप नॉर्मल हो जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन से आप नॉर्मल हो जाओगे कि हाँ मैंने सही आंसर दिया। उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए इंटरव्यू में डरना कभी नहीं है, वो नॉर्मल कर देते हैं। जब उन्हें लगता है कि कैंडिडेट नॉर्मल हो गया है देन दे स्टार्ट। उसके बाद जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ, उससे पहले नॉर्मल इंट्रो लेके कि कहाँ से बिलोंग करते हो और अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ फेमस बताओ, क्या फेमस है, किस ट्रेन से आए हो, और जिस ट्रेन से आए उसने कितने डिस्ट्रिक्ट को पार किया है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है। तो उसके बाद में फिर उन्होंने पूछा कि तुम 2012 के पास आउट हो तो या रेगुलर टच में हो। मैंने कहा यस रेगुलर टच में हो, यू कैन आस्क। तो उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे पहले कि मेन मेमोरी क्या होती है, रैम रोम में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज वोलेटाइल मेमोरी। फिर पूछा हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये सुपर कंप्यूटर से कैसे डिफरेंट है, वेदर फोरकास्टिंग में कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, मिसाइल लॉन्चिंग में कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने टेक्निकल्स वाले को चेयरमैन ने ट्रांसफर कर दिया। टेक्निकल वाले ने फेवरेट सब्जेक्ट पूछे कि अपने कोई फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। मैंने 3 से 4 फेवरेट सब्जेक्ट बताए, स्टार्ट करें। ठीक है। उन्होंने फिर पूछा 2PL क्या होती है, लोग क्यों यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, उन कंडीशन को बोला कि लिख के दिखाओ क्या कंडीशन है पीटरसन की। ठीक है। 1-2 पेजेस देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है वो बोर्ड पे भेज देते हैं आपको। तो बोर्ड पे भी वो कुछ भी लिखवा सकते हैं उन सब्जेक्ट से। एटलीस्ट आप 4 से 5 सब्जेक्ट अच्छे करके जाओ। ठीक है। वो पूछेगा फेवरेट सब्जेक्ट और उसी से क्वेश्चन पूछेगा सारे। ठीक है। फिर बोर्ड पे भेज दिया, बोर्ड पे भेजने के बाद में उन्हें नॉर्मल में से डायग्राम वगैरह बनाए, वेन डायग्राम पूछ लिए उन्होंने क्या होते हैं ये। ठीक है। फिर किसी और को ट्रांसफर किया ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। फिर उन्होंने उस सब्जेक्ट से मेरे से क्वेश्चन पूछा, बेसिक क्वेश्चन बहुत ही। बेसिक्स के बाद में वो एडवांस पे मूव कर जाते हैं कि जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम थे उनमें क्या कमी थी, शेड्यूलर क्यों आया, अगर शेड्यूलर ना हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, शेड्यूलर की 3 एल्गोरिथम बताओ, विच वन इज बेटर, किसका सीक टाइम ज्यादा होगा किसका कम होगा। मीन्स वो फिर डीप में चले जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं वो, ये मान के चलो बेसिक से एडवांस तक। वो आपसे कंप्यूटर की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, उसकी फुल फॉर्म, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है, वोम और वायरस में क्या डिफरेंस होता है, मिसकेडिंग अटैक कौन सा होता है, ये वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो ये नहीं कि आपको सभी बताना है। आप सॉरी बोल सकते हो, लेकिन आपको ब्लफ नहीं करना है कि आप झूठ बोल रहे हो। या सम टाइम क्या हुआ है कि हम डिस्कस करते थे, मेरे भी 1-2 कलीग के साथ हुए, वो रॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी पूछ लगे। उन्होंने पूछा व्हाट इज डबल एंडेड सर्कुलर क्यूब। तो उसका क्वेश्चन हम बना सकते थे लेकिन वो होती नहीं। तो अगर सॉरी बोल दिया कि सर डोंट नो, तो उन्होंने फिर बोला कि बताओगे कैसे जब होती नहीं कोई, हंस के बोले। तो वो रॉन्ग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि देखने के लिए क्या बेवकूफ बनाएगा, कुछ बताएगा क्या बिल्कुल। करेगा, इंस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ये भी पूछे, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी मेरे से काफी कुछ पूछा कि शादी हुई है कि नहीं, बच्चा है कि नहीं, ये पूछा। और कंडीशन देते हैं साइकोलॉजिकल कि सपोज दैट पहले पूछा तुम स्मोक करते हो, मैंने कहा यस। तो कहा कि सपोज दैट पॉलिटेक्निक में तुम पढ़ाने जाओगे या किसी भी कॉलेज में, तो वहां पे अगर कोई बच्चा स्मोक कर रहा है तो उसे कैसे समझाओगे। तो
बताना पड़ता है कैसे, तो कहने के बताएंगे सर क्या क्या उसकी डिसएडवांटेज होती है, क्या क्या आपको बीमारी लग सकती है, आपकी हेल्थ के लिए जो है खराब होती है। तो फिर वो पूछने लगे तुम खुद करते हो तो दूसरे को कैसे समझाओगे, तुम खुद भी तो करते हो ना स्मोक। तो ऐसे वो डिप्लोमेटिक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आंसर देगा, क्या इसका मेंटल लेवल है। तो ये सब होने के बाद में फिर पांचों के बाद फिर या आपका इंटरव्यू फिर उसके कितने टाइम बाद चला था? इंटरव्यू मैडम डिपेंड करता है। जैसे हमारे डेली के 40 लोगों का इंटरव्यू हो रहा था डेली बेसिस पर, 3 पैनल थे, तो ज्यादा टाइम दे रहे थे, 20 से 25 मिनट वो दे रहे थे सबको। लेकिन लास्ट में लगता है कि टाइम बचा है तो वो 40 मिनट भी दे सकते हैं, 50 मिनट भी दे सकते हैं, उनको टाइम कंप्लीट करना ही है वो। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन आप मान के चलो कि आपका आधा घंटा तो इंटरव्यू होगा ही। हम्म। तो कुल मिला के आपका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा है ना, इंटरव्यू? या इंटरव्यू के बाद मुझे लगा था कि मेरा इंटरव्यू अबव एवरेज है। मैं 90% क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए हैं, और जो नहीं आता था उस पर मैंने डायरेक्टली सॉरी बोला है, कोई गलत नहीं। मुझे लगा था कि शायद मेरे अगर रिटर्न में मार्क्स कम भी हो गए तो इंटरव्यू के बेस पे मेरा सिलेक्शन हो सकता है। मैं श्योर नहीं था, लेकिन ये काफी था कि और हम मैंने बिल्कुल अपना काफी बेस्ट कर अच्छी आई दिया। गई आपकी। एंड लास्ट क्वेश्चन भाई कि जो अभी बच्चे देख रहे हैं और जो आगे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपके अंदर था कि भैया मुझे सरकारी नौकरी लेनी ही है, आपके घर में जैसे सारे आप बोल रहे हो कि ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट जॉब में है, तो ऐसे ही बहुत सारे यस, बच्चे हैं आज के टाइम पे, क्योंकि है ही सभी फैमिली मेंबर्स को कि भाई सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए? मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा कि वो बोलते हैं ना कि दो नाव चार नाव में पैर ना रखे। हम्म। एक अपना एम बना ले कि मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सबका अलग है। आप हम्म। टेक्निकल में जाओगे आपको सारे ये कंप्यूटर वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। आपको एसएससी के लिए जाना तो उसके लिए आपको जी के अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा। तो हम्म। सबका जो है सिलेबस अलग है। हम्म। ये नहीं कि जो फॉर्म आया वही आपने फिल कर दिया, तो फिर क्या होगा ना, इतना सिलेबस हो जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। आप एक एम बना लो कि मुझे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड या फिर मुझे जीके से रिलेटेड जो भी एग्जाम आएंगे मैं सारे फिल करूंगा। तो हम्म। उसमें क्या होगा ना, आपको हर एग्जाम से पहले ओनली रिवीजन करना होगा। हम्म। आपको कुछ नया नहीं पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा। तो उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। किसी एग्जाम में अगर आपको कम भी टाइम मिला ना, तो सभी को कम टाइम मिला है, लेकिन आपने पहले से वो चीज पढ़ रखी है, तो रिवीजन बेस पे भी आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि दो नाव में चार नाव में नाव पैर ना रखे भाई, अपना एक चीज पे फोकस रखे कि मुझे ये चीज करनी है। तो यस। रवि, आपसे बात करके सीरियसली काफी अच्छा लगा, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना? थैंक यू मैम। ओके भाई, तो यहीं पर अपनी उसको बाइंड अप करते हैं, है ना? तो ओके भाई, ओके। बाय। या थैंक यू, ओके मैम। ओके।